धड़ाधड़ हो रही समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं की जमानतें और साथ साथ उनकी रिहाई क्या समाजवादी पार्टी को मजबूत करेगी या फिर बीजेपी का जो हिंदू मुस्लिम नैरेटिव इन नेताओं की वजह से चुनाव में बनता रहा है वो बीजेपी को फायदा देगा। ये बात इसलिए क्योंकि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी न सिर्फ जमानत पर जेल से रिहा हो चुके बल्कि उनकी सदस्यता बहाल हो गई है। आजम खान बाहर हैं और इरफान सोलंकी आने वाले हैं। समझेंगे पूरी सियासत इन रिहाई के मामले में। इसके अलावा यह भी जानिए कि केशव मौर्य का कद कैसे बढ़ रहा है, कैसे पहले विदेश यात्रा का डेलीगेशन उन्होंने लीड किया है प्रधानमंत्री के कहने पे और अब बिहार में सह प्रभारी चुनाव के बनाए गए हैं। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी में। तो आजम खान की रिहाई, इरफान सोलंकी की जमानत पर रिहाई और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से महज तकनीकी तौर पर विधायक अब्बास अंसारी की रिहाई, क्या ये समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा देने जा रही है या फिर उनका सरदर्द बढ़ने वाला है? यही नहीं, इन नेताओं की रिहाई के बाद अब क्या जो नैरेटिव पिछले काफी सालों से एक तरीके से बंद पड़ा था, ठप पड़ा था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के चेहरे के तौर पर बीजेपी इन नेताओं को हमेशा आगे करती रही, तो अब जब ये जेल से बाहर आ रहे हैं सालों बाद, तो ये क्या बीजेपी को सूट कर रहा है, मुफीद है बीजेपी के लिए? हम ये समझने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जब से आजम खान की रिहाई हुई है उसके बाद से आजम खान खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, खूब चर्चा में हैं और अब ये चर्चा चल पड़ी है कि आजम खान आगे क्या करेंगे। हालांकि आजम खान ने लगभग ये साफ कर दिया है कि उनका चरित्र ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर करें, वो रहेंगे पार्टी में ही। ये बात उन्होंने और उनके बेटे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने भी मीडिया को कही है। तो क्या सपा में रहते हुए सपा के लिए फायदेमंद होने जा रहे हैं? बीजेपी के सूत्रों के माने तो बीजेपी के नेता खुश हैं। उन्हें लगता है कि पिछले कुछ समय से जो एक नैरेटिव बिल्कुल दबा हुआ सा था, खास करके इन नेताओं के जेल में होने की वजह से एक विक्टिम कार्ड समाजवादी पार्टी इनके लिए खेल रही थी और साथ साथ ये नेता जब जेल में बंद थे तो फिर इनका कोई पॉलिटिकल, जिसे कहते हैं बाहर में कोई गतिविधि, इनके बयान नहीं आते थे और बीजेपी को कहीं ना कहीं इससे ये परेशानी हो रही थी कि बीजेपी अपना जो नैरेटिव बनाती रही हमेशा हिंदू मुसलमान को लेकर के, ऐसे बड़े चेहरों के जेल में होने की वजह से उनका नैरेटिव काम ही नहीं कर रहा था। तो अब ये तमाम नेता बाहर आ गए। इरफान सोलंकी बाहर आने वाले हैं, कहा जा रहा है अगले 2-3 दिनों में वो बाहर होंगे। हालांकि इरफान सोलंकी कभी उन पर कोई बहुत बाहुबल का आरोप नहीं रहा, वो कानपुर के क्षेत्र विशेष के विधायक रहे। अब सदस्यता जाने के बाद उनकी पत्नी वहां से विधायक हैं, लेकिन जब चर्चा चलती है तो नामों की चलती है। ऐसे में बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अब आजम खान बाहर आ गए हैं और आजम खान ऐसे 24 घंटे के पॉलिटिशियन हैं जो बिना बोले रह ही नहीं सकते। उनकी सियासत बिना बात किए, बिना इशारों में बात किए, बिना छायावाद में बात किए, बिना अटैक किए, अपने सियासी दुश्मनों को आड़े हाथों लिए बिना उनकी सियासत नहीं हो सकती। और उनकी सियासत को उत्तर प्रदेश ने खूब देखा, चाहे वो नेताजी का दौर हो, अखिलेश यादव का दौर हो या फिर कुछ हद तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब इन तमाम नेताओं के ऊपर मुकदमों की लंबी लंबी फहरिस्त थी, ऐसे में इन नेताओं के नहीं होने की वजह से एक सियासी खालीपन अपनी जगह रहा, लेकिन इनके बयानों से जो बीजेपी को फायदा हुआ करता था वो बिल्कुल खत्म हो गया था। बीजेपी को लगता है कि अब ये सब नेता, बेशक अब्बास अंसारी बाहर आ गए हैं, आजम खान बाहर आ चुके हैं, अब ऐसे नेताओं के बाहर आने के बाद 2027 के पहले एक बार फिर जो नैरेटिव बिल्डअप होता रहा है, जिस आधार पर समाजवादी पार्टी को बीजेपी टारगेट करती रही है, धीरे धीरे वो चीजें शुरू हो जाएंगी। हालांकि
मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की मृत्यु के बाद अब कम से कम उत्तर प्रदेश में एक जो मुस्लिम बाहुबली चेहरों को लेकर जो पॉलिटिक्स होती थी वो अब धूमिल सी पड़ गई है। अब्बास अंसारी के एक बयान की वजह से इतने सालों तक विधायक होते हुए वो जेल में रहे, हालांकि अब उन्हें जमानत मिल गई है, उनकी सदस्यता बहाल हो गई है। लेकिन अगर अब्बास अंसारी ने अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए बयानबाजी जारी रखी तो फिर बीजेपी को फायदा होगा। हालांकि फिलहाल वो एनडीए के ही तकनीकी तौर पर सांसद हैं, कुछ बोल नहीं रहे और ऐसा माना जा रहा है कि बेशक ये तमाम नेता जेलों से बाहर आएंगे लेकिन अब पुराने तरीके से पॉलिटिक्स शायद ना करें, यानी कि जिस तरीके से बयानबाजियों की पॉलिटिक्स मुस्लिम नेता करते रहे, जिनका फायदा बीजेपी उठाती रही, अब समाजवादी पार्टी इससे बचने की कोशिश करेगी। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती आजम खान होने वाले हैं। आजम खान बेशक समाजवादी पार्टी में रहते हुए अखिलेश यादव से उनके रिश्ते सुधर जाएं, लेकिन बयान देने से उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा और यही बात समाजवादी पार्टी को भी मालूम है और बीजेपी को भी। ऐसे में अब तमाम नेताओं के बाहर आने के बाद बीजेपी इसे लेकर खुश है कि चलो अब नए नए मुद्दे मिलेंगे, नई नई बातें सुनने को मिलेंगी, उसका जवाब देने को मिलेगा और फिर लोगों के बीच मुद्दे और परसेप्शन की लड़ाई होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी भी अब कम से कम जो अपना पीडीए लेकर चली है, जो इन दिनों वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करती है, उसे किसी तरीके से वो हिंदू मुस्लिम पर लाना नहीं चाहेगी और यही वजह है कि इन नेताओं के आने के बाद भी एक जिसे कहते हैं कि फूक फूक कर कदम रखना, कम से कम अखिलेश यादव यही कोशिश करेंगे। नजर रहेगी कि क्या इनके आने का फायदा बीजेपी को होता है या अखिलेश मैनेज कर ले जाते हैं। अगली खबर और अब बात केशव प्रसाद मौर्य की कि क्या केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ने लगा है। काफी वक्त से यह चर्चा चल रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कुछ बड़ा देने वाला है, उनके लिए कुछ बड़ा सोच रहा है। क्या बड़ा सोच रहा है ये तो अभी पूरी तरीके से पता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ उनके साथ बड़ा हो रहा है। मसलन केशव प्रसाद मौर्य अभी रशिया गए, पूरे बुद्धिस्टों और भंते लोगों की टीम लेकर वो कोरियात एक जगह है जहां पहुंचे। केशव मौर्य को जो डेलीगेशन दी गई थी लीड करने के लिए, दरअसल वो बौद्ध धर्म को मानने वाले, खासकर भगवान बुद्ध को मानने वालों के लिए वहां पर भगवान बुद्ध की अस्थि कलश लेकर के वो गए थे। अमूमन ऐसी टीम को कोई केंद्रीय मंत्री लीड करता है, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को भेजा गया। अभी वो रशिया से लौट ही रहे थे कि उनके नाम का ऐलान बिहार चुनाव में सह प्रभारी के तौर पर भी हो गया। वो धर्मेंद्र प्रधान के साथ बिहार चुनाव के सह प्रभारी बनाए गए हैं, यानी कि बिहार चुनाव में भी उनकी भूमिका अब बड़ी होने वाली है। आपको बता दें कि 2017 में जब बीजेपी प्रचंड तौर पर उत्तर प्रदेश का चुनाव जीती थी, तब वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। 2017 के बाद 2019 में वो महाराष्ट्र चुनाव में भी सह प्रभारी बनाए गए थे। उस चुनाव को भी बीजेपी और शिवसेना की तब की गठबंधन ने उसमें भी प्रचंड जीत दर्ज की थी और अब बिहार चुनाव में उन्हें सह प्रभारी बनाया गया है, यानी कि बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ उनकी भी बड़ी भूमिका बिहार चुनाव में होने वाली है। चूंकि वो संगठन के आदमी माने जाते हैं, इसलिए बिहार चुनाव और खासकर बिहार में जो कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, शाक्य ऐसे वोटों को देखते हुए, क्योंकि वहां कुशवाहा और कुर्मी ये दो ऐसे वोट हैं बिहार में जो बड़ी तादाद में, ऐसे में उनका वहां होना कहीं ना कहीं एक सियासी तौर पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डालेगा और संगठन में चूंकि उनका अनुभव काफी ज्यादा है, बिहार उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, ऐसे में ओबीसी चेहरों पर दांव खेलना, ओबीसी नेताओं के तौर पर ओबीसी नेता के तौर पर बिहार भेजा जाना उनके कद को आगे बढ़ाने वाला है और यही दिखाई भी दे रहा है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री की टीम को विदेशों में लीड करना, दूसरी तरफ बिहार जैसे राज्य में सह प्रभारी बन करके चुनाव में भूमिका निभाना, यह दिखा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य का कद धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर बड़ा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या ये कद
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम तक रहेगी या फिर उन्हें केंद्र में या कहीं और कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन चर्चा उन्हें लेकर खूब। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारी गुजारिश है कि कमेंट जरूर करें। बहुत शुक्रिया।